नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है ये पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित क्लास है और पंचायती राज व्यवस्था का जो थ्योरी पोर्शन है वो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पंचायती राज व्यवस्था की टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, जिसको हम एमसीक्यू कह सकते हैं, या ये बोल सकते हो कि हम वो प्रमुख क्वेश्चन या वो मुख्य क्वेश्चन जो पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है उनको यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ा विस्तृत अध्ययन हम करते हैं क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन पर काफ़ी डिस्कशन करते हैं, जिससे क्या हो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में ये बोल सकते हैं कि क्लास चल रही है। हमारे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं एमसीक्यूज़ के। आज का हमारा जो एमसीक्यूज़ का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ पड़ेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, और वो भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इजी है ना। बहुत आईएमपी है। और टॉपिक का नाम क्या है? पदाधिकारियों की पद मुक्ति, है ना। मतलब पंचायत के पदाधिकारियों को कैसे पद से हटाना है उसके संबंध में आज हम पूरा पढ़ेंगे। पंचायत के पदाधिकारियों को कैसे हटाना है ना, उसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा या पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पद से हटाने के टर्मोलॉजी को क्या बोलते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, है ना, रिकॉल, ठीक है, इन सब तरीकों से हटाया जाता है। त्याग पत्र, पद मुक्ति, इन सब तरीकों से हटाया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ अनुच्छेद बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ अनुच्छेद बता देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अनुच्छेद आपको याद रहने चाहिए, ठीक। ये अनुच्छेद आपको याद रहने चाहिए। इस कलर में विजिबल है वाइट, देखो तब्बू दिख रहा है? ठीक है ना। पद मुक्ति से संबंधित है ना अनुच्छेद, ठीक है, कौन कौन सा है ये अनुच्छेद पूछा जाता है ना। तो पद मुक्ति के तरीके देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरपंच और उप सरपंच और उप सरपंच को हटाना है तो कौन सी धारा रहेगी? धारा 21।
सरपंच और उप सरपंच को हटाना है तो धारा 21, कौन सी धारा? धारा 21। ठीक है। जनपद पंचायत के लिए अविश्वास प्रस्ताव, जनपद पंचायत के लिए अविश्वास प्रस्ताव कौन सी धारा से लाया जाएगा दोस्तों? धारा 28। कौन सी? धारा 28, है ना, धारा 28 के तहत। ठीक है। जिला पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो जिला में, है ना, कौन सी? धारा 35। कौन सी? धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव की धारा कौन कौन सी है? 21, 28 और 35। अगर सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाएगा तो धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जनपद पंचायत सदस्यों को हटाया जाएगा तो धारा 28 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। जिला पंचायत सदस्यों को हटाया जाएगा तो धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक। उसके बाद आता है क्या? रिकॉल। रिकॉल, प्रत्यावर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रत्यावर्तन। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस बुलाना। वापस बुलाना मतलब पद से हटाना, है ना। रिकॉल, रिकॉल मतलब वापस बुलाना। देखिए अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव में यह बोला जाता है कि अब हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप अच्छे से काम करोगे, इसीलिए हम आपको हटा रहे हैं। अविश्वास मतलब अब हमको पंचायत के उस पदाधिकारियों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम हटा रहे हैं। रिकॉल मतलब हम आपको चुन के भेजे थे पद पर, हम लोग आपको चुन के भेजे थे, लेकिन आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो अब आपको वापस बुला रहे हैं। वापस बुलाना मतलब पद पर वापस नहीं बुलाना, पद से वापस बुलाना, पद से हटाना, पद से वापस बुलाना, पद से हटाना, उसको बोलते हैं रिकॉल। रिकॉल का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि पद पर वापस बुलाना। नहीं भाई, मैं चुन के पंच और सरपंच के पद पर आ गया हूं, पर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, तो हटाने का क्या तरीका हो सकता है? रिकॉल। मेरे को पद से वापस बुला लेंगे, आजा भाई तेरे से नहीं होगा, तू वापस आ जा, वो रिकॉल। तो रिकॉल केवल कहां होता है? रिकॉल केवल पंच और सरपंच का होता है। रिकॉल केवल किसका होता है? पंच और सरपंच का। किसमें? धारा 21 क में। धारा 21 का, इसकी धारा कौन सी है जी? धारा, है ना, धारा 21 का। इसमें क्या है? रिकॉल। और रिकॉल कौन से दो पद का होता है? पंच और सरपंच का होता है। ठीक है, इन दोनों का ही रिकॉल होता है। अब और इसके बाद हटाने के लिए क्या है? इसके बाद हटाने के लिए और क्या आता है? निलंबन। निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन, निलंबन में क्या होता है? टेम्परेरी पद से हटा देते हैं। निलंबन कौन सी है? धारा 39। धारा 39 में निलंबन। ठीक है, निलंबन की धारा कौन सी है? धारा 39। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका त्याग पत्र। त्याग पत्र, अगर खुद से त्याग पत्र दे रहा है, कोई भी पदाधिकारी त्याग पत्र देना चाहता है तो कौन सी धारा से देगा? धारा 37। त्याग पत्र कौन सी धारा से देगा? धारा 37। ठीक है। उसके बाद पद से हटाना, सक्षम पदाधिकारी द्वारा पद से हटाना। पद से कैसे हटाएंगे? कौन सी धारा से? पद से कौन सी धारा से हटाएंगे? धारा 40। पद से हटाना धारा 40। तो ये हटाने की धाराएं हैं। ठीक है, ये सब हटाने की धाराएं हैं, है ना। पद से हटाने के लिए सबसे पहले क्या ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पंचायत प्रमुख के लिए लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है? पंचायत प्रमुख के लिए। किसके लिए? सरपंच, उप सरपंच के लिए, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए। तो अविश्वास प्रस्ताव हर पंचायत में अलग अलग धारा के तहत लाया जाता है। अगर सरपंच उप सरपंच को हटाना है ग्राम पंचायत में तो धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जनपद पंचायत में हटाना है तो धारा 28 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जिला पंचायत में हटाना है तो धारा 35 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब रिकॉल। जिसको पद में भेजे थे उसको पद से वापस, हाँ, जिसको पद में भेजे थे उसको पद से वापस बुलाना है, उसको बोलेंगे रिकॉल।
तो रिकॉल केवल 2 पद का होता है, पंच और सरपंच। ग्राम पंचायत में ही केवल रिकॉल होता है, जिला और जनपद पंचायत में रिकॉल नहीं होता। ग्राम पंचायत में ही रिकॉल होता है, जिला और जनपद पंचायत में रिकॉल नहीं होता। और रिकॉल किनका होता है? जिनको जनता चुन के भेजती है ग्राम पंचायत में। आपको पता है ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच को हम लोग चुन के भेजते हैं। तो रिकॉल कौन सी धारा से होता है? 21 का। ठीक है, उसके बाद आता है निलंबन। अगर सस्पेंड करना है, चाहे जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में सस्पेंड करना है तो धारा 39। अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो धारा 33। अगर कुछ गलती करता है और कोई पदाधिकारियों को पद से हटाया जाता है तो धारा 40। इन धारा के तहत क्या होता है? पद से हटाया जाता है। तो ये आपका एक ओवरव्यू मैं बता दिया हूं। अब अपन अपना एमसीक्यू चालू करते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा समय लग गया इसमें। चलिए, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो क्या सही नहीं है देख लेते हैं। ठीक, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है, यह गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सरपंच पद पर आता है, सरपंच पद पर आता है तो 1 साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। 1 साल के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ऐसे में तो वो आज पद ग्रहण करेगा, कल अविश्वास प्रस्ताव ला दोगे। भैया, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उसको काम करने का समय दोगे, उसके काम को देखोगे तभी लाओगे ना। तो कोई भी पदाधिकारी पद पर आने के 1 साल बाद ही उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। अगर उसके खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हो तो 1 साल बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। ठीक है, तो यहां 1 साल का बॉन्ड, 1 साल का समय का बॉन्ड है। आप पद ग्रहण करने के 1 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, पद ग्रहण करने के 1 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह सही है। यह कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। यह भी सही है। यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, यह गलत है। ठीक, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील करेगा। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील करेगा नहीं, है ना। 6, ठीक है। सरपंच किसके समक्ष अपील करेगा? सरपंच कलेक्टर के समक्ष अपील करेगा। ठीक है, और अपील कितने दिन के भीतर करेगा? 7 दिन के भीतर। 15 दिन के भीतर नहीं करेगा। कितने दिन के भीतर करेगा? 7 दिन के भीतर करेगा। ठीक है, अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव से हटाना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मतदान करने वाले, उपस्थित तथा मतदान करने वालों को 3/4 बहुमत से पारित होनी चाहिए, और यह 3/4 बहुमत की संख्या कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और कलेक्टर के पास अपील कर सकता है सरपंच कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। और कलेक्टर कितने दिन के भीतर निर्णय देगा? 30 दिन के भीतर। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है बोल रहा है ना। आप अविश्वास प्रस्ताव तब ला सकते हो जब उसको पद ग्रहण किए हुए 1 साल हो चुका हो। ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले को कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए, और ये 2/3 संख्या कुल सदस्य संख्या का उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत चाहिए, और ये 3/4 बहुमत 2/3 से अधिक होना चाहिए, है ना। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ किसके समक्ष एप्लीकेशन देगा? कलेक्टर के समक्ष। कलेक्टर की कितने दिन में देगा? 7 दिन में। 7 दिन के अंदर देना है, और कलेक्टर अपना निर्णय कब देगा? 30 दिन के भीतर देगा। तो अविश्वास प्रस्ताव को मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ठीक है, मान लो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अब इसमें क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए? आपके सरपंच और उपसरपंच के लिए। अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए?
सरपंच और उपसरपंच, सरपंच और उपसरपंच। आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव पंचायत के पदाधिकारी प्रमुख के लिए लाया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में सरपंच और उपसरपंच, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके खिलाफ लगाया जाएगा। तो हम लोग सरपंच और उपसरपंच का देखते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहला क्या है, 1 वर्ष के बाद, है ना, पद ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद लाया जाएगा, पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के बाद लाया जाएगा, ठीक है। और अगर पूर्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो पूर्व तिथि के 1 साल बाद लाया जाएगा। तो यहां दोनों में 1 साल है। अगर मान लो कोई नया आदमी सरपंच बना है, कोई नया आदमी सरपंच बना है, तो जब तक वो 1 साल पूरा ना कर ले उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। दूसरा, अगर कोई आदमी जिसके खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए हो तो पुराने वाले अविश्वास प्रस्ताव के 1 साल बाद ही आप दोबारा अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। 1 वर्ष बाद हो गया। दूसरा इसका कंडीशन क्या है दोस्तों, कि अविश्वास प्रस्ताव में कैसा, उपस्थित तथा मतदान, उपस्थित तथा मतदान करने वाले के कितना, 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। उपस्थित तथा मतदान करने वाले का 3/4 बहुमत। और तीसरा इसमें क्या रहेगा, है ना, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइप का बहुमत मांगेगा, है ना। कुल सदस्य संख्या का कितना, 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक। अब इसको मैं समझाता हूं, है ना। चलिए देखते हैं। मान लो एक ग्राम पंचायत का सदस्य संख्या, ग्राम पंचायत का सदस्य संख्या कितना है, 18 है। ग्राम पंचायत का सदस्य संख्या 18 है और सरपंच के खिलाफ क्या लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सरपंच के खिलाफ क्या लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। अब बैठक में कितने लोग भाग लिए हैं, बैठक में कुल सदस्य संख्या जो है, कुल सदस्य संख्या 18 है। बैठक में भाग कितने लोग लिए हैं, 15 लोग लिए हैं। और इतने लोग ही क्या करेंगे, मतदान करेंगे। बैठक में भाग कितने लोग लिए हैं, 15 लोग लिए हैं और इतने लोग ही मतदान करेंगे। तो बैठक में भाग लेने वालों का कितना, 3/4 बहुमत। कितना, 3/4 बहुमत। तो 3/4 बहुमत कितना होगा जी, है ना, 4 चौक 16, चलो 16 ले लो। बैठक में 16 लोग भाग लिए हैं, है ना। बैठक में 16 लोग भाग लिए हैं और इतने लोग वोटिंग करेंगे। तो बैठक में भाग लेने वाले और वोटिंग करने वालों का कितना, 3/4 बहुमत। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का कितना बहुमत, 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या कितनी है, 18, है ना। 18 का 2/3 बहुमत कितना होगा, है ना, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छीक 18, ठीक है, 3 छीक 18। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12। तो ये यहां पे पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3/4 बहुमत 12 है और 2/3 बहुमत भी 12 है। अगर ये 12 से कम होता, अगर ये 12 से कम होता तो ये पास नहीं होता, ठीक है। आपका जो ये 3/4 संख्या है ना, ये हमेशा 2/3 से अधिक होना चाहिए, तभी पास होगा। ये 3/4 संख्या हमेशा 2/3 से अधिक होना चाहिए, तभी पास होगा, ठीक है। चलिए ये यहां पे हो गया। तो यहां पे देखो यही चीज बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में ही काफी समय लग गया क्योंकि समझा रहे अपन
उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना बहुमत होना चाहिए? 3/4 बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3/4 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले कितने लोग थे? उपस्थित और मतदान करने वाले मान लो कुल सदस्य संख्या थी 24, है ना, कुल सदस्य संख्या थी 24। मतदान करने वाले कितने लोग उपस्थित थे? मतदान करने वाले 18 लोग उपस्थित थे। तो 18 का आप 3/4 निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16। ठीक है, बचा 2, फिर 4 पंचे 20, तो कितना होगा? 4 तिया 12, 13, 14 लोग। कितने लोग होंगे? 14 लोग का क्या होना चाहिए? मतदान होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत होना चाहिए। और ये 3/4 हमेशा कुल के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। कुल कितना था? कुल था 24, और 24 का 2/3 निकालोगे तो, है ना, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, है ना, 3 8 24 और 8 दूनी 16। तो ये पास नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये 14 जो है 16 से कम है। मैं बता रहा हूं, उपस्थित और मतदान देने का जो 3/4 बहुमत है वो हमेशा कुल सदस्य संख्या के 2/3 से ज्यादा होगा, तभी पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो 2/3 तो 16 है, लेकिन वोट कितने डाल रहे हैं? केवल 14 लोग, तो ये पास नहीं होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव समझ में आ गया? तो इसमें क्या क्या सही नहीं है? इसमें सही नहीं है, सबसे पहले तो आपको 1 साल के बाद लाना है, 1 साल के भीतर बोल दिया है। उपस्थित मतदान करने वाले का, यह गलत है। उपस्थित मतदान करने वाले का 3/4 बहुमत ठीक है। यह कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए, भी ठीक है। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत नहीं, ये गलत है ना। कुल सदस्यों का 2/3 से अधिक होना चाहिए। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव का आपका कहां पे अपील करेगा? कलेक्टर के पास। और सरपंच कितने दिन के भीतर अपील करेगा? 7 दिन के भीतर, जबकि यहां 15 दिया है, तो ये भी गलत है। 1 4 6 ऑप्शन सी। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है ना? सबसे पहले किस प्रकार हटाया जा सकता है? ठीक है, यहां ABCDEF लिखा है, तो इसको ABCD में कर लेते हैं। ABCDE और F ऑप्शन में है, इसीलिए। पदच्युति प्रस्ताव नहीं। उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों के 3/4 बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, और कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या आएगा आप में? इसमें B, C और D क्या आएगा? B, C और D। B, C और D कहां है जी? ऑप्शन सी है। जो सरपंच का है वही उप सरपंच का है। उप सरपंच पंचायत प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? पद ग्रहण करने के 1 साल के बाद। ठीक है, कैसा बहुमत होना चाहिए? उपस्थित और मतदान देने वालों का 3/4 बहुमत होना चाहिए। और ये 3/4 2/3 कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत बोल रहा है, तो ये तीनों सही है। ऑप्शन होगा सी, B, C, B, C, D, है ना, ये होगा B, C, D, यहां D होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। सरपंच किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती देगा? आपको पता है सरपंच किसके समक्ष जाएगा? कलेक्टर के समक्ष। कितने दिन? 7 दिन के भीतर। बताया ना अभी, 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास। ठीक है, और कलेक्टर कितने दिन में अपना डिसीजन देगा? 30 दिन में। ठीक है, कलेक्टर 30 दिन में अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो भैया सरपंच और उप सरपंच 7 दिन में जाएंगे। उसके बाद जनपद वाले कितने दिन में जाएंगे? कितने दिन के भीतर जाएंगे? जनपद वाले 10 दिन के भीतर। जनपद वाले कितने दिन के भीतर अपील करेंगे? 10 दिन के भीतर। ठीक है ना, और जिला पंचायत वाले 15 दिन के भीतर। ठीक है,
जनपद पंचायत वाले 10 दिन के भीतर और जिला पंचायत वाले अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 15 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। ठीक है, ये किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास। ठीक है, ये किसके पास जाएगा? संचालक पंचायत के पास, संचालक पंचायत के पास जाएगा। हर कोई अपने बड़े के पास जाएगा। और ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा राज्य सरकार के पास, है ना। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव आया है तो जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है वो 7 दिन के भीतर कहां जाके अपील करेगा? कलेक्टर के पास, है ना। 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील करेगा। ठीक है, और जनपद पंचायत वाला 10 दिन के भीतर संचालक पंचायत के पास अपील करेगा। जिला पंचायत वाला 15 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील करेगा। कलेक्टर अपना डिसीजन कितने दिन में देगा? 30 दिन में। संचालक पंचायत भी अपना डिसीजन कितने दिन में देगा? 30 दिन में, है ना। और जिला पंचायत राज्य सरकार कितने दिन में डिसीजन देगा? 45 दिन में। उस प्रकरण को वो कितने दिन में निपटाएगा? 45 दिन में। ठीक है, ये हो गया। चलिए कहां जाएगा? ग्राम पंचायत वाला कलेक्टर के पास। ठीक। सी, सरपंच के विषय में सही क्या है? उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसर पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पद से हटाया जा सकता है? ठीक है। तो हाँ, 3 अवसर पर 3 बार बोलते हैं। अगर सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसर पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुला जाता तो भी हटाया जा सकता है। यदि 3 अवसर पर ग्राम सभा में गणपूर्ति में असफल होता है तो उसे नहीं, 3 के बाद उसको 2 मौका और देते हैं, तो ये गलत है। तो देखिए सरपंच को सबसे पहले तो आपको पता है पंचायत प्रमुख को पद से हटाया जा सकता है। तो पंचायत प्रमुख कौन हुए? सरपंच और उपसरपंच हुए, है ना। तो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। रिकॉल भी किसको किया जाता है? सरपंच और पंच को किया जाता है। ठीक है, रिकॉल किसको किया जाता है? सरपंच और पंच को। क्यों? क्योंकि इसको जनता चुन के भेजी है। अगर सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता, है ना, अगर सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता और सदस्य बोलते हैं बैठक बुलाओ बुलाओ और नहीं बुलाता 3 बार, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए बी सी सही है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। चलिए अगला देखते हैं। यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्यता को किसके समक्ष चुनौती देगा? आपको पता है ना। ग्राम पंचायत वाले कहां जाते हैं? ग्राम पंचायत वाले कलेक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, जनपद वाले संचालक पंचायत के पास और जिला पंचायत वाले राज्य सरकार के पास। अभी बताया ना, जिला पंचायत कहां जाता है? सरकार के पास। ठीक है, ये कितने दिन के अंदर जाएगा? 7 दिन के अंदर। ये 10 दिन के अंदर और ये 15 दिन के अंदर अपील करेगा। तो यहां जनपद पंचायत की बात कर रहा है तो जनपद पंचायत कहां अपील करेगा? संचालक पंचायत के पास अपील करेगा। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत का बोल रहा है तो सब चीज सेम रहेगा ना, बस कुछ कुछ चीज बदल जाएगा। जो प्रोसेस है 1 साल के बाद लाना है वो सेम रहेगा, 3/4 बहुमत से पारित होना है वो भी सेम रहेगा, वो 3/4 संख्या कुल सदस्य संख्या के 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए ये भी सेम रहेगा। समय बस बदलेगा अपील का। यह कुल सदस्य संख्या के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं। यह कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। यह उपस्थित और मतदान करने वालों के कितने 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। नहीं भैया, जिस आदमी के खिलाफ ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक सरकारी आदमी द्वारा की जाएगी, ये सही है। देखिए जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कब लाते हैं? पद ग्रहण करने के 1 साल बाद। अविश्वास प्रस्ताव में जब मतदान के लिए बैठक होता है तो जिस आदमी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, चाहे वो सरपंच हो, उपसरपंच हो
जनपद अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, ये बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। भाई जो मुजरिम है वो कैसे बैठक की अध्यक्षता कर लेगा? बैठक की अध्यक्षता कोई दूसरा आदमी करेगा, ठीक है। और वो आदमी कौन होता है? वो सरकारी आदमी होता है, उसको सरकार नियुक्त करती है ताकि वो अच्छे से फैसला दे सके। जिस आदमी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसी से बैठक की अध्यक्षता कराओगे तो वो तो अपने फेवर में ही डिसीजन देगा ना, तो कभी भी नहीं करता, ठीक है। जिस आदमी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो कभी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सही क्या है? इसमें सही देख लेते हैं, ठीक। यह कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, दूसरा सही है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 बहुमत होना चाहिए, तीसरा सही है ना। और छठवां सही है। तो दूसरा, तीसरा और छठवां ऑप्शन सी सही है इसमें, है ना। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, उपस्थित तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते, तो क्या होगा? देखिए जी, ऐसा थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है। पहला 2 नियम है ना। पहले अपने को 2 नियम देखना है। मतदान करने वाले का कितना बहुमत होना चाहिए? मतदान करने वाले का 3/4 बहुमत होना चाहिए। और कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? कुल सदस्य का 2/3 बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्य का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और हमेशा याद रखना, ये जो 3/4 है ये हमेशा 2/3 से बड़ा होगा तभी पास होगा। ये 3/4 2/3 से बड़ा होगा तभी पास होगा। मतलब मतदान करने वालों का बहुमत कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अधिक होगा तभी पास होगा। अब यहां पे इसको देख लेते हैं। कुल सदस्य संख्या कितनी है जी? 18 है। कुल सदस्य संख्या 18 है, तो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत निकाल लो, है ना। 3 पंचे 15, 3 छीक 18, 6 दूनी 12। तो कुल सदस्य संख्या का कितना बहुमत आया? 12। और मतदान करने वालों का बहुमत कितना है? 11, है ना। कुल सदस्य संख्या का बहुमत आया है 12, है ना। और मतदान करने वालों का कितना है? 11 है। तो नियम क्या बोलता है कि मतदान करने वालों का बहुमत बड़ा होगा तभी पास होगा। यहां मतदान करने वालों का बहुमत छोटा है तो ये पास नहीं होगा। यहां फॉर्मूला उल्टा पड़ गया। अगर मान लो अगर 3/4, ये जो 11 सदस्य है, ये 11 की जगह 14 हो जाता तो पास हो जाता, ठीक है। हमेशा ये 3/4 2/3 से बड़ा होगा तभी पास होगा। यहां 3/4 11 बोल रहा है और 2/3 12 बोल रहा है, तो ये पास नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। देखो कितने बढ़िया से समझे हैं अपन इसको, है ना। ऑप्शन बी। चलिए, ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है ना। पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, पंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाता। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा केवल पंचायत प्रमुख को हटाया जाता है। सरपंच और उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, पंचायत प्रमुख को। पंच को हटाने के लिए क्या करेगा? पंच को हटाने के लिए पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जाएगा, इससे भी नहीं। पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक में संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। पंच को अपने पद से गुप्त मतदान रीति से डी से हटाएंगे। और इसी को क्या बोलते हैं पता है दोस्तों? इसी को बोलते हैं रिकॉल। क्या बोलते हैं? रिकॉल, है ना। मान लो एक वार्ड है, वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 18। तो वार्ड क्रमांक 18 से वार्ड क्रमांक 18 वाले किसको पंच चुने? वार्ड क्रमांक 18 वाले बी को क्या चुने? पंच, है ना। अब बी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वार्ड क्रमांक 18 वाले क्या लाएंगे? रिकॉल लाएंगे। किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। रिकॉल कैसे होगा? यही 18 वाले क्या करेंगे? गुप्त मतदान करके बी को पद से हटाएंगे। गुप्त मतदान करके बी को पद से हटाएंगे। जैसे चुनने के लिए वोटिंग किए थे ना, वैसे ही हटाने के लिए वोटिंग करेंगे। वोटिंग में क्या रहेगा
कि रिकॉल करना है या नहीं करना है, पद से हटाना है या नहीं हटाना है, उसमें चुनना पड़ेगा। और ये मतदान कैसे होता है पता है? ये मतदान गुप्त मतदान होता है, ये हमेशा याद रखना। जैसे चुनने के लिए वोटिंग होता है वैसे ही हटाने के लिए वोटिंग होता है। जाहिर सी बात है, इसको इसके वार्ड वाले चुन के भेजे थे तो इसको हटाएगा भी कौन? इसका वार्ड वाला। कैसे? गुप्त मतदान द्वारा। ठीक, तो ये रिकॉल की बात कर रहा है, घुमा के रिकॉल के लिए बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी है ना, इसी को रिकॉल बोलते हैं। एक व्यक्ति जो पंचायत के किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, एक आदमी जो पंचायत के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं। वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष का है, नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि साक्षर, आप कल पढ़े हो है ना, इलिजिबिलिटी में आप पढ़े हो 30 वर्ष से कम का साक्षर होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष से कम है तो साक्षर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साक्षर। साक्षर की परिभाषा क्या होती है जी? 7 साल से बड़ा कोई भी इंसान जो किसी भी भाषा में अपना नाम लिख सकता है और सामान्य गणितीय क्रियाएं कर सकता है, वो साक्षर कहलाता है। 7 साल से अधिक की उम्र का कोई भी इंसान जो किसी भी भाषा में अपना नाम लिख सकता है और सामान्य गणितीय क्रियाएं कर सकता है, वो साक्षर कहलाता है। साक्षर का मतलब पीएचडी और बड़ी बड़ी डिग्री वाले नहीं, जो आदमी नाम लिख सकता है अपना, वो साक्षर कहलाता है। तो आपको पता है कि पंचायत चुनाव में जो आदमी 30 साल से कम का है उसको साक्षर होना जरूरी है, जो आदमी 30 साल से अधिक का है उसको साक्षर होना जरूरी नहीं है। तो 40 वर्ष का है, साक्षर होना जरूरी नहीं है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया तो हटा सकते हैं, तो हटा सकते हैं। अब मान लो अगर आप पंचायत के कोई भी सदस्य हो, चाहे सरपंच उप सरपंच कोई भी हो, और कोई दूसरा आदमी पंचायत के ऊपर केस कर रहा है और आपको बोल रहा है कि आप मेरे वकील बन के पंचायत के विरुद्ध केस लड़ो, तो आप नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ सकते। जिस संस्था में आप हो उस संस्था के खिलाफ आप वकालत नहीं कर सकते। यह पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप उस संस्था से केस लड़ो, आप खुद केस करो कि मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आप ऐसा केस लड़ सकते हो। लेकिन कोई तीसरा आदमी बोल रहा है कि तू मेरा वकील बन और तू इस पंचायत का सदस्य और इसके खिलाफ मेरी तरफ से केस लड़, तो नहीं भैया, क्योंकि आप तो उसके सदस्य हो जी, आपको पता है क्या है, आप तो सब चीज जानते हो, आप तो वैसे ही हरा दोगे उस संस्था को। तो आप जिस संस्था में हो उसके खिलाफ विधि व्यवसाय वकालत नहीं कर सकते। आप करोगे तो हटा देंगे, है ना, करोगे तो हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद वह पंचायत की लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी हटा देंगे। अगर वो पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? वह पंचायत के प्रस्ताव का हमेशा विरोध करता है। वो तो उसका मन है भाई, विरोध करना नहीं करना उसका मन है, तो ये तो नहीं है कोई आधार। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी हटा देंगे। उसने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है तो भी हटा देंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 5 और 6। आप ये इलिजिबिलिटी में कल पढ़े हो। अगर आपको पंचायत का पदाधिकारी बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 30 वर्ष से कम के हैं तो आपको साक्षर होना चाहिए। उसके बाद पंचायत के विरुद्ध वकालत नहीं करना है। उसके बाद पंचायत की लगातार 3 बैठकों में आपको बिना बताए अनुपस्थित नहीं रहना है। 6 माह में अगर आधे से अधिक बैठकों में आप अनुपस्थित रहते हो तो भी हटा देंगे, और अगर आप सरकारी भूमि पर कब्जा करके रखे हो तो भी हटा देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 2, 3, 5, 6। ठीक, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन बी, है ना। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। सदस्यगण इन स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।
कल मैं आपको बताया ना, स्थानापन्न चुनेंगे। देखिए, उपाध्यक्ष तब अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, उपाध्यक्ष तब अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है जब अध्यक्ष छुट्टी पे गया हो और अध्यक्ष के वापस आने की संभावना हो, है ना। अगर अध्यक्ष छुट्टी पे गया है और अध्यक्ष के वापस आने की संभावना है, तब तक उपाध्यक्ष को पद सौंप के जाएगा। और अगर अध्यक्ष के वापस आने की संभावना नहीं है तो सदस्य लोग अपने में से एक आदमी को स्थानापन्न टेम्परेरी अध्यक्ष चुनेंगे। सदस्य लोग अपने में से एक आदमी को स्थानापन्न टेम्परेरी अध्यक्ष चुनेंगे। उस समय उपाध्यक्ष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष के वापस आने की अब कोई संभावना नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगर यही बोलता जिला पंचायत का अध्यक्ष छुट्टी पे गया है तो उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यहां जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो गया है, पद से हट गया है, वो वापस नहीं आने वाला, तो उसके बदले क्या चुनेंगे? स्थानापन्न टेम्परेरी चुनेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो। ठीक, ऑप्शन डी। अब यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा? उप सरपंच नहीं, इसमें भी क्या होगा भैया? वो पद में आएगा नहीं, त्याग पत्र दे दिया, पद में नहीं आएगा, तो क्या चुनेंगे? स्थानापन्न चुनेंगे। बहुत पूछता है जी ये क्वेश्चन, है ना, भूल से भी गलत मत लगाना। ये देख लेना कि सरपंच वापस आएगा या नहीं आएगा, सरपंच के वापस आने की संभावना है या नहीं है। अगर सरपंच के वापस आने की संभावना नहीं है ना, पद से हट गया, तो सब्स्टिट्यूट चुनेंगे, स्थानापन्न। कब तक? जब तक नया अध्यक्ष ना चुन के आ जाए, तब तक स्थानापन्न काम करेगा। उस समय उपाध्यक्ष काम नहीं करेगा। उपाध्यक्ष तब काम करेगा जब सरपंच छुट्टी पे हो, अध्यक्ष छुट्टी पे हो और उसके वापस आने की संभावना हो, और नहीं है तो स्थानापन्न काम करेगा। इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए, सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? ठीक है, देखते हैं, है ना। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर करके ना दिया गया और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिया जाए, उसे अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो, या उस तिथि से जिसमें उसने अपना आम निर्वाचन में निर्वाचित होने पर पद धारण किए हो और 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा भाग पूरा ना कर लिया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। प्रत्यावर्तन, रिकॉल, रिकॉल किसका होता है? रिकॉल केवल 2 लोगों का होता है, सरपंच और पंच। ठीक है, तो देखिए रिकॉल कैसे होता है ना। रिकॉल मतलब पद से वापस बुलाना, पद से हटाना। यह केवल ग्राम पंचायत में होता है और किसके खिलाफ होता है? प्रत्यक्ष चुनाव जीतते हैं उसके खिलाफ। प्रत्यक्ष चुनाव कौन जीतता है? पंच और सरपंच। उप सरपंच कौन बनता है? पंच में से ही अपने को एक उप सरपंच चुन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो रिकॉल के लिए क्या किया जाता है? रिकॉल के लिए सबसे पहले रिकॉल की प्रक्रिया तब तक नहीं चालू की जाएगी जब तक ग्राम सभा के, किसके?
ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, है ना, लेटर बना के किसको दे दे? विहित प्राधिकारी। यहां विहित प्राधिकारी कौन होता है? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। अगर सरपंच को वापस बुलाना है, रिकॉल करना है, तो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य, ग्राम पंचायत नहीं जी, ग्राम सभा के 1/3 सदस्य एक लेटर बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि हम सरपंच को रिकॉल करना चाहते हैं, और उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे 1/3 सदस्य, और वो किसको देंगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या सक्षम अधिकारी को। ठीक है, ये हो गया। तब सक्षम अधिकारी क्या करेगा? चुनाव की व्यवस्था करेगा, और चुनाव होगा कैसे? गुप्त मतदान द्वारा। गुप्त मतदान में क्या रहेगा? रिकॉल करना है या नहीं करना है। अगर ज्यादा लोग बोलेंगे कि सरपंच को रिकॉल करना है, तो सरपंच को पद से हटा दिया जाएगा। तो ये हुई प्रक्रिया रिकॉल की। रिकॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्राम सभा के 1/3 सदस्य अपना एक लेटर बना के हस्ताक्षर करके सक्षम अधिकारी, जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व है, उसको देंगे। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बात पहुंचाएगा निर्वाचन आयोग तक और मतदान की व्यवस्था करेगा। मतदान में अगर ज्यादा लोग बोले, आधे से अधिक लोग बोले कि भैया सरपंच को हटाना है, तो वो रिकॉल हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसके लाने के कंडीशन क्या है? कोई भी आदमी जब वो पद ग्रहण किया है, कोई भी आदमी जब पद ग्रहण किया है, अगर वो अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है, उसी के बाद रिकॉल कर सकते हैं। उसको आधा कार्यकाल पूरा करने का समय दिया जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर कोई अधिकारी अगर सरपंच या पंच चुनाव जीत के आया है और उसका आधा कार्यकाल मतलब 2.5 वर्ष पूरा हो गया है, तभी उसके खिलाफ आप रिकॉल कर सकते हो। अगर वो उपचुनाव में जीत के आया है तो उसका आधा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तभी आप रिकॉल कर सकते हो। कैसे? अब मान लो, है ना, 2024 में कोई आदमी जीता है, 2024 में कोई आदमी जीता है और पद ग्रहण किया है, तो इसका आधा कार्यकाल, ठीक है, कुल कब होगा? 2029 को होगा। 5 साल कब होगा? 2029 को, है ना। 5 साल कब होगा? 2029 को। इसका आधा कार्यकाल कितना होगा? 2.5 वर्ष। ठीक है, तो ये 2.5 वर्ष जब पूरा कर लेगा, 2.5 वर्ष जब पूरा कर लेगा, उसके बाद ही आप रिकॉल ला सकते हो। अब मान लो ये तो नया आदमी जब चुनाव जीत के आया तब है कि भाई अगर नया आदमी चुनाव जीत के आया है तो 2.5 वर्ष पूरा कर ले, है ना, तब उसको हटाएंगे। लेकिन अगर उपचुनाव हुआ है तो कितने अवधि के लिए जीतते हैं? शेष अवधि के लिए, है ना। अब मान लो 2024 में एक आदमी चुनाव जीता, इसका कार्यकाल होगा 2029 तक, पर 2025 में ही क्या हो गया? भंग हो गया और उपचुनाव हुआ। अब उपचुनाव में 2025 में दूसरा आदमी पद ग्रहण किया, तो इसके खिलाफ अगर रिकॉल लाना है तो कितना काम करने के बाद लाएंगे? आधा काम करने के बाद, है ना। तो 25, 4 साल बचा है, तो 26-27 में लाएंगे, 2 साल बाद। ठीक है, अगर नया चुनाव जीत के आया है तो उसको 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने देंगे। अगर उपचुनाव में जीत के आया है तो जितना शेष अवधि है उसका आधा कार्यकाल पूरा करने देंगे। ठीक है, तो यह है आपका रिकॉल। तो पहला कंडीशन, तब तक रिकॉल काल प्रारंभ नहीं होगा जब तक ग्राम सभा के 1/3 सदस्य हस्ताक्षर न कर दें। ठीक है, उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन से पद धारण किए 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो, यह भी सही है। ठीक है, कितना? 2.5 वर्ष। कब? अपने आम निर्वाचन से, मतलब फ्रेश चुनाव जीत के आया है। उसके बाद उपचुनाव में निर्वाचित हो जाएंगे, तो उपचुनाव में निर्वाचित होने पर कितना? आधा समय पूरा कर लिया हो। अगर वो फ्रेश चुनाव जीत के आया है तो 2.5 वर्ष पूरा करने देंगे। अगर उपचुनाव जीत के आया है तो जितना कार्यकाल बचा है उसका आधा पूरा करने देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा जी? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन
डी, है ना, ADF, ADF। अब ए में क्या है? ए में तो ये है कि भैया ग्राम सभा का 1/3 सदस्यों का समर्थन हो, ठीक। डी में क्या है? आम निर्वाचन से जीता है तो 2.5 वर्ष पूरा कर लिया हो। एफ में क्या है? उपचुनाव में जीत के आया है तो आधा कार्यकाल पूरा कर लिया हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बताइए। ग्राम सभा के बहुमत से, ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से, ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से, इनमें से कोई नहीं। उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बताइए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पंच ही क्या बनता है? उप सरपंच बनता है। आपको पता है ग्राम पंचायत में 2 लोगों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक सरपंच एक पंच, और बाद में पंच लोग अपने में से ही एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। अगर उप सरपंच को चुनना है, उप सरपंच को हटाना है, तो पंच के खिलाफ, जो पंच है उसके खिलाफ प्रत्यावर्तन लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वही पंच क्या बना है? उप सरपंच। तो पंच को हटाओगे तो उप सरपंच का पद ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बताइए। पंच को किया जा सकता है, सरपंच को किया जा सकता है ना, पंच को, सरपंच को, और किसे किया जा सकता है? हाँ, 2 ही लोगों को किया जा सकता है, पंच को और सरपंच को। पर इसमें अलग उत्तर लिया था, तब भी इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ठीक है। एक और तीन, इसमें आपका इसको भी ले लिया है, लेकिन याद रखिएगा रिकॉल केवल 2 लोगों का होता है। किसका? रिकॉल केवल 2 लोगों का होता है, पंच का और सरपंच का। अगर उप सरपंच को हटाना है तो उप सरपंच कौन रहता है? पंच ही रहता है। इस पंच को हटाओगे तो उप सरपंच ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष को नहीं किया जा सकता, जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं किया जा सकता, ठीक। 1 और 2 को नहीं किया जा सकता। प्रत्यावर्तन रिकॉल केवल 2 लोगों का होता है, किसका? सरपंच का और पंच का। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? वह अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है। हाँ, बिल्कुल दे सकता है। वह नायब तहसीलदार नहीं जाएगा, अनुविभागीय अधिकारी नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरपंच कहां जाएगा? कलेक्टर के पास जाएगा, ठीक है। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। और कलेक्टर अपना निर्णय कब देगा? 30 दिन के भीतर देगा। निर्णय 30 दिन के भीतर। अपील कितने दिन के भीतर करना है? 7 दिन के भीतर। कहां? कलेक्टर के पास। जनपद वाले कहां करेंगे? संचालक पंचायत के पास। जिला वाले अविश्वास प्रस्ताव की अपील कहां करेंगे? राज्य सरकार के पास। तो ऑप्शन होगा 1 और 4, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सरपंच के विषय में सही क्या है? वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। हां, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल दोनों से हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से, है ना, तथा पंचों की कुल सदस्य संख्या के अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान देने वालों के 3/4 बहुमत से तथा पंचों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। हाँ, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 10 दिन की सूचना आवश्यक है। सरपंच 15 दिन के भीतर अनुविभागीय दंडाधिकारी को चुनौती दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दंडाधिकारी पे नहीं भैया, कलेक्टर के पास जाएगा, ठीक है। 10 दिन की सूचना आवश्यक है या नहीं, ये बताइए।
ठीक है, 10 दिन की सूचना भी आवश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 और 2 सही है। 1 और 2 कहां है? ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। आपको पता है दोस्तों, ठीक है, आपको ये चीज पता है, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? अविश्वास प्रस्ताव आपका कैसे पारित होना चाहिए? उपस्थित और मतदान देने वालों के 3/4 बहुमत से, और ये 3/4 बहुमत कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए, तभी पास होगा। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। यह आपका पद से हटाने की प्रक्रिया हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन चालू हो गया, पंचायत की क्या? बैठकें। पंचायत की बैठकें, बैठकों से चुनाव जीतने के बाद बैठकें कैसे होंगी, कैसे बैठक चालू होगी? यहां से जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है? निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। उक्त प्रकाशन से 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। उक्त प्रकाशन के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना चालू की जाएगी। प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष की अवधि की गणना चालू की जाएगी। चैप्टर में समझा देता हूं। चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, लोग पद ग्रहण किए, पद ग्रहण करने के बाद पहली बैठक बुलाए, पहली बैठक बुलाने के बाद पहली बैठक से क्या होता है? कार्यकाल की गणना चालू की जाती है। वही संबंध में यहां पे क्वेश्चन है, बैठकें, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? निर्वाचित सदस्यों के, है ना, नाम प्रकाशित किए जाएंगे। जिन लोग जीते हैं उनको नाम प्रकाशित किया जाएगा, और नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, ठीक है, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर क्या किया जाएगा? बैठक बुलाई जाएगी, पहली बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है। और पहली बैठक से ही 5 साल की गणना चालू की जाती है। तो 1, 2 और 5 सही हैं, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। पहली बैठक से ही 5 साल की गणना चालू की जाती है, ठीक है। चलिए 1, 2, 5 पहले नाम प्रकाशन होगा, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी, और पहली बैठक से ही गणना चालू हो जाएगी। तो 1, 2, 5 सही है, ऑप्शन ए, ठीक। उसके बाद जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार है ना? देखिए आपको पता है, ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं, इसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जनपद के चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं और किसको चुनते हैं? केवल जनपद पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। जिला पंचायत में भी हम लोग वोट डालते हैं और केवल जिला पंचायत सदस्यों को चुनते हैं। तो जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में केवल सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें हम लोग वोट डालते हैं, और ये चुने हुए सदस्य लोग अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो जनपद और जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष में किसे मत देने का अधिकार है? केवल जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं उन लोग। मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नहीं चुनेगा, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आया है वो चुनेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है ना? बताइए। जब सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कब होगा?
ठीक, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से कब चुना जाता है ये याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से तब चुना जाता है जब चुनाव लंबित हो, है ना, चुनाव ना हुआ हो, लंबित हो। किसका चुनाव लंबित हो? सरपंच का चुनाव लंबित हो, तब क्या करेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से पंच अपने में से एक को सरपंच चुन लेंगे। मान लो सरपंच का चुनाव होना था, 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी मर गया, तो वो चुनाव क्या होगा? स्थगित हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का चुनाव होगा। अब पंच लोग तो जीत के आ गए, लेकिन सरपंच का चुनाव ही नहीं हुआ, तो काम चलाने के लिए पंच लोग अपने में से एक को सरपंच चुन लेंगे, उसी को बोलते हैं स्थानापन्न, है ना। तो यहां तो सरपंच था, उसको हटाया गया है, ठीक है, लेकिन जब सरपंच रहेगा ही नहीं, सरपंच का चुनाव ही नहीं होगा, तब क्या किया जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से स्थानापन्न चुन लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है? सरपंच प्रत्येक माह में एक बैठक बुलाएगा, ठीक है, सरपंच प्रत्येक माह में एक बैठक बुलाएगा, है ना। हाँ, प्रत्येक माह में एक बैठक बुलाना जरूरी है सरपंच को, ग्राम पंचायत का। सरपंच 2 माह में नहीं, आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, अगर आधे से अधिक पंच बोलेंगे कि और बैठक बुलाओ सरपंच को, तो सरपंच बैठक बुलाएगा जरूर। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो सदस्य स्वयं बुला लेंगे, ये सही है। देखिए ग्राम पंचायत में कौन आता है? सरपंच और सभी पंच आते हैं। तो सरपंच का काम है कि हर महीने में एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाए, ठीक है, हर महीने में एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाए। अगर कभी ऐसी परिस्थिति हुई कि आधे से अधिक पंच बोले कि भैया और बैठक बुलाओ, तो सरपंच को बैठक बुलाना पड़ेगा। अगर सदस्य लोग बोल रहे हैं बैठक बुलाओ और सरपंच बैठक नहीं बुला रहे, तो सदस्य लोग खुद बैठक बुला लेंगे। किसके थ्रू? सचिव के थ्रू, ठीक है। तो वही चीज बोला है, प्रत्येक माह में एक बैठक तो बुलाना चाहिए सरपंच को, सही है ना। अगर आधे से अधिक पंच बोलेंगे कि सरपंच बैठक बुलाओ, तो सरपंच को बैठक बुलाना चाहिए। यदि आधे से अधिक सदस्य बोल रहे हैं सरपंच को कि तुम बैठक बुलाओ और सरपंच बैठक नहीं बुला रहे, तो सदस्य स्वयं बैठक बुला लेंगे, ठीक है, स्वयं बुलाते हैं। तो इसमें ACE सही है, ACE ऑप्शन डी सही है। ये सब पढ़े जी पहले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है? ग्राम पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 है, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/3 है ना। उसके बाद जनपद पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/3 है, जिला पंचायत में गण पूर्ति 1/3 है, ग्राम पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 50% है, ठीक है। कौन सा इसमें सही है बताइए? चलिए, गण पूर्ति मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी। तो ग्राम पंचायत में कुल गण पूर्ति कितनी है? 1/3 नहीं है, कितनी है? 1/2 होती है। जनपद पंचायत में कुल सदस्यों का गण पूर्ति कितना है? 1/3, ये सही है। जिला पंचायत में भी कुल सदस्यों का गण पूर्ति कितना है? 1/3। और ग्राम पंचायत की बैठक में गण पूर्ति कुल सदस्यों का कितना? 50%। ये भी गलत है, 50% क्या होनी चाहिए? ये सही है। ग्राम पंचायत में कुल सदस्यों का 50%, जिसको 1/2 बोलते हैं, 1/2, ठीक है। तो गणपूर्ति बता देता हूं पहले आपको। गणपूर्ति मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी, वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी, ठीक है। गणपूर्ति को एक बार रिवाइज करा देते हैं। ग्राम सभा
यहां ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ग्राम सभा सामान्य क्षेत्र में, है ना, कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/10, जिसमें महिला कितनी होगी, महिला होगी 1/3। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा कुल सदस्य संख्या का गणपूर्ति कितना होगा, 1/10, 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें महिला कितनी होनी चाहिए, महिला भी 1/3 होनी चाहिए। मतलब इस 1/10 में 1/3 महिला होनी चाहिए, इस 1/3 में 1/3 महिला होनी चाहिए। यह ग्राम सभा की गणपूर्ति है। सामान्य क्षेत्र में 1/10, अनुसूचित क्षेत्र में 1/3। ठीक है। ठीक। उसके बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत गणपूर्ति कितना, कुल सदस्य संख्या का 1/2, जिसमें महिला कितनी होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए 1/3, है ना। उसके बाद जनपद पंचायत, है ना, इसमें कितना होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें महिला कितनी होनी चाहिए, इसमें भी 1/3 महिलाएं शामिल होनी चाहिए। जिला पंचायत में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, जिला पंचायत में भी कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य होना चाहिए, जिसमें महिला कितनी होनी चाहिए, महिला भी 1/3 होनी चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत के, पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की कितनी उपस्थिति होनी चाहिए, 1/3। याद करने का तरीका, प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति 1/3 होनी चाहिए, है ना। अब इधर आ जाते हैं। ग्राम पंचायत में कुल सदस्य संख्या का 1/2 उपस्थित होनी चाहिए, जनपद में 1/3, जिला में 1/3। ग्राम सभा में जाओगे तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, सामान्य क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/3। ये गणपूर्ति, गणपूर्ति मतलब वो न्यूनतम संख्या जिसके बगैर बैठक चालू नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें क्या क्या सही है ना। ग्राम पंचायत की बैठक में 1/2 होना चाहिए, गलत है। जनपद पंचायत में 1/3 होना चाहिए, जिला में 1/3 होना चाहिए, ग्राम पंचायत में 50%, 1/2 होना चाहिए। बी सी डी सही है, ऑप्शन डी, बी सी डी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कथन, सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा, सही है। जनपद पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा। ठीक है। यह आपको पता है कि सरपंच कितने माह में कम से कम एक बैठक बुलाएगा। जनपद माह में 2 बार, नहीं, गलत है। माह में कम से कम 2 बार जिला पंचायत, ये भी गलत है। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन बुला लेगा, ठीक है, ये सही है। अगर सरपंच का काम है कि कम से कम ग्राम पंचायत की माह में 1 बार बैठक बुलाए, अगर वो बैठक नहीं बुलाता है ना, 30 दिन के भीतर बैठक नहीं बुलाता है तो सचिव बैठक बुला लेगा। ठीक है। यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठक बुला लेगा, यह भी सही है। देखिए भाई, है ना, नियमित बैठक होना जरूरी है। अगर नियमित बैठक नहीं होगी तो काम कैसे होगा। तो सरपंच का और अध्यक्षों का काम है माह में कम से कम 1 बैठक बुलाए। अगर उन लोग बैठक नहीं बुलाते तो ग्राम पंचायत में कौन होता है, सचिव, सचिव बैठक बुला लेगा। जनपद और जिला पंचायत में कौन होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वो बैठक बुला लेगा अपने से। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए डी ई। क्या सही है, ए डी ई। ए डी ई, ऑप्शन सी। चलिए, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। आयोजनकर्ता कौन होता है जी, बताइए, है ना, कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वो सरकारी आदमी होता है जो जनपद पंचायत में रहता है। यही बोलता है अध्यक्ष को कि बैठक बुलाओ, यही बताता है पूरा नियम कानून, है ना। और ग्राम पंचायत में कौन होता है? ग्राम पंचायत सचिव। जनपद पंचायत में कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जिला पंचायत में भी कौन होता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो यही बैठक आयोजित करते हैं। चलिए, जनपद पंचायती राज अधिनियम 93 के तहत ग्राम पंचायत की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रशासन तिथि से कितने दिन के अंदर बुलाई जानी चाहिए? रिजल्ट प्रकाशन तिथि से कितने दिन के अंदर बैठक बुलाई जानी चाहिए? 30 दिन के अंदर। आपको ये चीज अभी पढ़ाए हैं, पता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये बैठक और रिकॉल और पद से हटाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनको हमने आज किया। इससे क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों, अच्छे से रिवाइज करिएगा इसको। ठीक है, तो इसी तरह हमारी अभी पंचायती राज व्यवस्था की क्लास चलेगी। ठीक है, और उसके बाद और भी जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए भी क्लासेस का आयोजन हमारे द्वारा किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।